वेलकम स्टूडेंट, मैं सरिता भारद्वाज। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं छठा अध्याय जैव प्रक्रम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। लास्ट की जितनी भी वीडियोस आई बेटा उनमें हमने किसके बारे में पढ़ा? पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण से क्या करता है? कोई भी जीव खाद्य पदार्थों को यानी कि अपने भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है और उन खाद्य पदार्थ और भोजन से क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा को प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन आता है कि वो ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त करता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के प्रक्रम का नाम ही क्या है? श्वसन या फिर रेस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार का होता है। एक हमारे पास है वायवीय श्वसन और दूसरा हमारे पास क्या है? अवायवीय श्वसन। इनको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर श्वसन का प्रक्रम किसकी उपस्थिति में होता है? वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो कौन सा बन जाता है? वायवीय या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अवायवीय मीन्स अगर आपके पास श्वसन का प्रक्रम किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर वायु के बिना हो, तो वो क्या कहलाता है? एनएरोबिक या फिर अवायवीय श्वसन। अब जो वायवीय यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? बहुत सारे जीवों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मानव शरीर के अंदर कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, या फिर आप देखते हो छोटे छोटे जीव हैं जैसे मेंढक है, फिशेज है, मछली है, कॉकरोच है, मक्खी है, मॉस्किटो है। उन सब के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? वायवीय यानी कि एरोबिक श्वसन या फिर रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था बिल्कुल शुरू में कि जो श्वसन का प्रक्रम है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो भोजन है वो टूटता है और भोजन से टूटकर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो अब क्या होगा? ये हमारे पास एक कोशिका हमने ली, ये कोशिका का केंद्रक लिया। अब इस कोशिका के अंदर क्या चला गया? भोजन। और किसकी उपस्थिति में भोजन गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि इस कोशिका के अंदर क्या है? ऑक्सीजन और साथ में भोजन। अब इन दोनों का कोशिका के अंदर क्या होगा? श्वसन प्रक्रम में जाएंगे ये, और श्वसन प्रक्रम से ये भोजन टूटेगा और हमें क्या दे देगा? ऊर्जा। और साथ में दो उत्पाद और बनते हैं, जल का और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो यहाँ से ऊर्जा निकलती है ये हमारे बहुत सारे शरीर के अंदर जैव प्रक्रम होते हैं, उसमें क्या हो जाएगी? उपयोग हो जाएगी। जल है, जल भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, ये भी हमारे लिए उपयोगी है जैव प्रक्रमों के अंदर। लेकिन जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये हमारे लिए कैसा उत्पाद है? हानिकारक उत्पाद। तो ये जरूरी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करें? अपने शरीर से बाहर निकालें। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम हम क्या रखते हैं? सांस लेना। इंग्लिश में हम इसको नाम क्या देते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होगा? सिंपल सा हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि श्वसन और जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है यानी कि सांस लेना है, दोनों ही प्रक्रियाएं एक हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होगा? ऑक्सीजन ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण भी होगा और वो हमें क्या देगा? टूटकर ऊर्जा। लेकिन जब ब्रीथिंग की बात करते हैं तो उसमें भोजन का टूटना यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण शामिल नहीं है। वो एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक और आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया है वो मैंने किस में दिखाई? कोशिका में। तो हम इसको नाम क्या दे सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिका श्वसन। अगर हम इस कोशिका के अंदर श्वसन के प्रक्रम को देखते हैं
तो ये कैसा होगा, बिल्कुल विपरीत होगा किससे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में तो क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, जल का उपयोग करके और सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करके। अब इन तीनों को मिलाकर और इनका उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, और साथ में किसको बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को। अब ये हमारे पास भोजन आ गया। लेकिन अगर हम कोशिकीय श्वसन के अंदर देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, भोजन यानी कि ग्लूकोज किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ, और उसने टूटकर आपको क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ये किसका काम कर रहा है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर ऊर्जा का। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो श्वसन का प्रक्रम है वो उल्टा है, विपरीत है, किससे, प्रकाश संश्लेषण से। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका में कहाँ पर होता है, तो सीधा सा तो हम आंसर क्या देंगे कि कोशिका के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ड क्या लगा दिया कि वायवीय श्वसन कोशिका में कहाँ पर होता है, तो उसकी जो स्पेसिफिक प्लेस है बेटा वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। ध्यान हो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर, तो ये कोशिका का केंद्रक, यहाँ पर क्या होता है, इसका कोशिका द्रव्य, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका के हिस्से होते हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। तो एक सेल ऑर्गेनेली हमारे पास क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन। अब हमने क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि श्वसन द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में संचित होगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो साथ की सांस ऐसा तो नहीं है कि हम जितनी भी ऊर्जा को उत्पादित करते हैं सारी को प्रयोग कर लेते हों। उसमें से कुछ ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं अपने जैव प्रक्रम के लिए, जो हमारी डेली रूटीन की क्रियाएं होती हैं उनके लिए, लेकिन कुछ ऊर्जा हमारी बच जाती है बिना प्रयोग किए। तो जो ऊर्जा बचती है उसको हम क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। अब उसको किस रूप में संचित करके रखते हैं, एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी हमारे पास क्या है, इसको हम नाम दे सकते हैं ऊर्जा मुद्रा। मतलब ऊर्जा को संचित करने का एक रूप या तरीका है, किसके रूप में, एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये तो हमने उसको संचित करके रख लिया, और जिस टाइम कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, तो वो क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है। और एटीपी को तोड़ने के लिए वो किसका उपयोग करता है, जल का। और जैसे ही एटीपी टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, एडीपी। साथ में क्या बना देगा, हमारे पास फोस्फेट का एक अणु, जो कैसा होगा, अकार्बनिक फोस्फेट। और साथ में क्या निकाल देगा, ऊर्जा। जो यहां से ऊर्जा निकलती है वो लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल निकलती है। मतलब कि बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां से निकल जाती है जब एक एटीपी का अणु टूटता है, किसमें, एडीपी में, अकार्बनिक फास्फोरस के अंदर। आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये आपके पास जो एटीपी है ये ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर कितने फोस्फेट के ग्रुप हैं, 3। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। लेकिन जो एडीपी है वो कैसा है, कम ऊर्जा का स्रोत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम इसकी फुल फॉर्म करें तो वो क्या होगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो यहाँ पर 3 फोस्फेट ग्रुप हैं, यहाँ पर कितने होंगे, 2 फोस्फेट ग्रुप। अब कोशिका को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसमें से उसका उपयोग करेगा,
बाकी बचती हुई को वापस किस रूप में संचित कर लेगा? एटीपी के रूप में। वो कैसे होगा? अब आपके पास बच गया एटीपी, अकार्बनिक जो फास्फोरस है वो, साथ में हमारे पास क्या बची हुई? ऊर्जा। ये तीनों आपस में फिर से जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? एटीपी। और दोबारा से एटीपी ऊर्जा मुद्रा के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? संचित, यानी कि स्टोर। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटीपी के रूप में हमने ऊर्जा को संचित किया वो शरीर में या कोशिका में कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है। तो जैसे पेशियों का सिकुड़ना है, प्रोटीन को संश्लेषित करना है, या फिर तंत्रिका का जो आवेग है उसका जो संचरण है, उन सब को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और वो किस रूप में हमें मिलती है? एटीपी के रूप में। अब बच्चों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि श्वसन दो प्रकार का होता है। कुछ जीवों में कैसा होता है? वायवीय श्वसन। लेकिन कुछ ऐसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में, जिसका नाम हमने क्या रखा था? अवायवीय श्वसन। तो जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जीव होते हैं, तो अलग अलग जीवों में ग्लूकोज का जो विखंडन होगा वो भी कैसा होगा? अलग अलग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र हमारे पास होता है C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन अणु को अपने अंदर रखता है। तो जब हमारे पास वायवीय श्वसन होगा तो जो ग्लूकोज का विखंडन होगा, तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर, और वो विघटित होकर हमें क्या दे देगा? पाइरूवेट। आपके पास एक मॉलिक्यूल हम लेकर चलेंगे किसका? ग्लूकोज का, और हमारे पास पाइरूवेट के कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे, लेकिन पाइरूवेट के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बन के अणु। ये क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र। अब ये किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन की उपस्थिति उसको कहाँ मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। जहां ये किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। और ये सारी प्रक्रिया कब होती है? जब हमारे पास कौन सा प्रक्रम हो? वायवीय प्रक्रम, यानी कि वायवीय श्वसन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, अब अवायवीय श्वसन में भी पहला स्टेप तो यही होगा कि ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा, लेकिन दूसरे में क्या होगी? यहाँ पर तो ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? अनुपस्थित, ऑक्सीजन नहीं होगी। ये प्रक्रिया हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ये कहाँ होगी? कोशिका द्रव के अंदर। और हमारे पास क्या बन जाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में संरक्षित होगी? यहाँ पर एटीपी के रूप में। यहाँ पर एटीपी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ पर कितने बनेंगे? 38।